सभी को नमस्कार। जीत जाएंगे की सीरीज के तहत आज हमारे साथ हैं मुकेश कुमार गोरा, जिन्होंने वाणिज्य विषय में, कॉमर्स विषय में 9वीं रैंक हासिल करके न केवल मुझे गौरवान्वित किया है, अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। एक वो विद्यार्थी जिसका जज्बा और जिसका जुनून शायद आपको भी कहीं ना कहीं जगह दे कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। एक एक छोटे छोटे बिंदु पे इन्होंने काम किया है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अपने आप को साबित किया है। शायद आज का ये इंटरव्यू कॉमर्स विषय के लिए नहीं, अपितु हर विषय के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये पूरा जीवन एक संघर्ष यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में कुछ पड़ाव, कुछ पार्किंग स्थल ऐसे आ जाते हैं कि जहां से हमें एक अलग वाइब्रेशन मिलता है। तो मुकेश का जीवन भी ऐसा ही है। इससे पहले वाली परीक्षा में असफल हुए और साइकोलॉजी ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की और मनोविज्ञान ने इतना निराश किया, इन्हें लगा कि मेरी सफलता की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो साइकोलॉजी है। और अगले प्रयास में मनोविज्ञान को इतने गजब तरीके से तैयार किया कि वही मनोविज्ञान जिसकी वजह से पहले प्रयास में असफल हो गए थे, दूसरे प्रयास में उसी मनोविज्ञान ने सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुकेश, आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि 9वीं रैंक हासिल की है। यद्यपि आपको उम्मीद जो है वो टॉप 5 में थी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 9वीं रैंक भी बहुत अच्छी रैंक होती है। सिलेक्शन होने के बाद कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये यात्रा कैसे चली और इस यात्रा में क्या क्या चीजें ऐसी हुई जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया, बताएं थोड़ा सा। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप मेरी वजह बने और मेरे को मोटिवेट किया सर। एक वजह थी सर, आपने वो जुनून पैदा किया सर, आपने लड़ना सिखाया सर मुझे। क्योंकि जब मैं अंतिम बार 2018 की जो परीक्षा थी उसमें जब मैं असफल हो गया था, तो कहीं ना कहीं सर असफलताएं आदमी को तोड़ देती है। लेकिन सर वो मेरा भी क्या था, एक जज्बा था कि बार बार लड़ेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं एक बार। तो सर जब 2018 की परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हुआ तो मैंने थोड़ा सर मेरा एनालिसिस किया कि मैं क्या वजह है कि मैं मतलब इसमें सफल नहीं हो पाया। तो सर मैंने देखा कि जो पिछली जो 2018 की परीक्षा थी उसमें मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आए थे सर। 60 नंबर का था। अब सर मैंने जो टारगेट सफल होने के लिए बना रखा था वो लगभग बना रखा था कि 40 से 45 नंबर अपने आने चाहिए। लेकिन सर मैंने जब अब मेरा एनालिसिस किया एग्जाम में आने के बाद, तो मैंने देखा कि सर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 30 में से, जिनमें से मेरे 8 सही हुए और 7 गलत हुए। इस प्रकार से मेरा टोटल जो स्कोर रहा सर, मेरा एक्सपेक्टेड 45 था और 11 नंबर आए सर मेरे, केवल 11 नंबर, जिसके कारण मैं उस परीक्षा में अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया। मैंने काफी समय तक सर और भी एनालिसिस किया कि ऐसे कौन से पार्ट हैं जिन पे मैंने काम किया। ऐसे ही मेरे 1-2 पार्ट और कमजोर थे सब्जेक्ट में, उन पे भी काम किया कि उसको मुझे कहां तक लेके जाना है। तो सर उसके बाद में क्या हुआ, साइकोलॉजी में जब कम हुआ तो मैंने देखा कि अब कर क्या सकते हैं। चूंकि उस समय सर आपका मार्गदर्शन लेना मैंने उचित समझा। ये मैंने ट्राई किया कि सर से कैसे पढ़े। चूंकि मैं शुरू से ही सर मैं थोड़ा ऑनलाइन शिक्षा का मतलब मैं समर्थक नहीं हूं सर। मुझे कहीं ना कहीं वो एक जो टीचर के साथ लगाव हो पाता है, इंटरेक्शन हो पाता है, वो नहीं हो पाता। तो मैंने ये सर्च किया कि सर ऑफलाइन कहाँ पढ़ाएंगे। तो मुझे पता लगा कि आप मई में आप नया बैच शुरू करने वाले हो। मई 2022 में जो मिशन का ऊपर वाला हॉल था मैं वहां पे सर आपके पहले दिन वहां पे पहुंच गया। लगभग मैं उससे पहले भी आपसे 5-10 बार बात कर चुका था कि सर आप जयपुर कब आओगे, कब से शुरू करोगे, क्योंकि मैं सीख कर नहीं आ सकता था। जैसे ही आपने बैच शुरू किया सर, मैं पहले दिन से आपकी क्लास में आया और सर लास्ट दिन तक मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की, इवन एक भी मिनट की सर। क्योंकि मैं ये मानता था कि देखो सर, एक पढ़ना और सिलेबस पूरा होना अलग बात है। आप सर, मैं ये मानता हूं कि आप सर मनोविज्ञान नहीं पढ़ाते मेरे अकॉर्डिंग, आप सर जीवन जीना और लड़ना सिखाते हैं बच्चों को। तो ये मैं हर बार ये बोलता हूं कि आप अगर धीर सर के पास ऑफलाइन जा रहे हो और मनोविज्ञान पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। धीर सर से बढ़िया आपको मनोविज्ञान हो सकता है आप खुद भी पढ़ लो या कोई और पढ़ा दे, ठीक है सर। लेकिन उसमें क्या है सर, आप जो जज्बा पैदा करते हैं, जो जुनून जगाते हैं, विद्यार्थियों से लड़ना सिखाते हैं, वो सर आपकी काबिलियत सर, उसको सलाम है मेरा सर। वो कोई नहीं कर सकता सर। धीर सिंह उस क्षेत्र में, धीर सिंह और कोई नहीं हो सकता सर। अब उसमें आप एक, और ये सर मेरी आप वजह थे जिसके कारण मैं सर आज ये मेरे को सौभाग्य है कि मैं आपके पास यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ सर। बड़ा सपना था इसका। जब पहली बार मैसेज आया मेरे पास, इतना भाव विभोर कर देने वाला मैसेज था सक्सेस के बाद। अमूमन हर विद्यार्थी अपनी तरफ से संदेश भेजता है, अपनी सफलता का श्रेय देता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे मैसेज लिखते हैं जिनका उनसे बड़ा जुड़ाव दिखाई देता है। और ये लंबे समय से जुड़ा हुआ था और इसका चयन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक था।
ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था और मैं ऑफलाइन बैच में हमेशा मैं बोलता हूँ कि सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा होता है, मेरा एक जुड़ाव भी होता है उन बच्चों से, बड़ा अटैचमेंट होता है। आपका जब मैसेज आया तो मुझे बेहद खुशी हुई, मैंने खुद कहा कि मुकेश मिलने के लिए आना, ठीक है। और एक बहुत अच्छी खुशी है कि आज आप मांडल भीलवाड़ा में आपको पोस्टिंग भी मिल चुकी है, बहुत अच्छी रैंक के साथ आपका चयन हुआ है। एक इंसिडेंट आपने और बताया कि मैं क्लास में उमूमन बच्चों को बहुत चैलेंज करता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन बैच की विशेषता होती है। और मैंने हर बैच में एक दो ऐसे कोई उदाहरण मैं जरूर पेश करूंगा। तो मैंने एक बैच में चैलेंज किया कि ऐसा कोई बच्चा है जो मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करे कि इस बार की जो होने वाली भर्ती है उसमें सिलेक्शन लेने के बाद वो मेरे पास पेन लेने के लिए आएगा, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। और ये बच्चा जैसे क्लास समाप्त हुई उसके बाद मेरे पास आया, इसने कुछ लिख रखा था, वो दिखाएंगे मुकेश एक बार आप? हाँ सर, 1 मिनट। मतलब मेरे तो ध्यान में भी नहीं था कि ये बात भी हुई थी क्या, लेकिन जज्बा ये होता है, जुनून ये होता है कि इस बच्चे ने ये कागज जो है उस दिन ये मेरे पास लेके आया था, याद रखना। और ये कागज लेके जब मेरे पास आया, ठीक है, उसने कहा कि सर मैंने तय किया है आदरणीय गुरुजी, मैं मुकेश कुमार गोरा आज दिनांक 11 मई 2022 को आपसे वादा करता हूं कि व्याख्याता भर्ती 2022 का जिस दिन अंतिम परिणाम आएगा उस दिन मैं आपके समक्ष आऊंगा। उस दिन आपको मेरे फोन नंबर आपके फोन में सेव करने होंगे और आपको मेरा स्टेटस लगाना होगा। और फिर नीचे मेरे से साइन करवाए और मैंने अपनी राइटिंग में लिखा जीत जाएंगे। और इसने वो स्टेटस जो जीत जाएंगे और मेरे साइन थे वो अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है आज भी उस पे वही स्टेटस लगा रखा है, जीत जाएंगे। ये कहता है कि सर वो लिखाने के बाद मेरा जुनून और बढ़ गया। अमूमन होता है कि कई बार प्रेशर आ जाता है, लेकिन उसने इसको मोटिवेशन के रूप में लिया। रात को जब भी आंख खुल जाती वो जीत जाएंगे दिखता और एक नई प्रेरणा के साथ खड़ा हो जाता। जिंदगी यही है आखिर, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन काम करता है, लेकिन कोई इतना बड़ा आदर्श मान के और अपनी जिंदगी में इतने जज्बे के साथ बढ़ेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक लिखा हुआ एक साधारण साइन और जीत जाएंगे कमेंट इसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगा और ये मेरे को लाके दिखाएगा। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिंदगी में चैलेंज लेना हर कोई ले सकता है, लेकिन उस चैलेंज को पूरा करना ये कहीं ना कहीं हमारी कर्मठता, हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। मुकेश, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इस मैसेज को, इस कागज को आज भी अपने पास पर्स में लगा रखा है, ये बहुत बड़ी चीज है। इस दौरान मुकेश क्या कोई कठिनाइयां आई, कोई प्रेशर आया, उन सब चीजों को कैसे हैंडल किया? सर कठिनाइयां और प्रेशर तो देखो कोई भी विद्यार्थी है उसके सामने हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कठिनाइयां और मुसीबत तो होती है, लेकिन सर उनको पार करना ही एक सफलता है। ये जो सफलता है सर, ये जो उन कठिनाइयों से पार करने के बाद मिलती है वो ही एक वजह बनती है सर। अगर आप उन कठिनाइयों से आगे नहीं आओगे तो आपको ये सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी विद्यार्थी हो सर उसके जीवन में कठिनाइयां आती ही हैं, क्योंकि अगर जीवन आसान रहेगा उसके पास कठिनाइयां नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता उसको कोई व्याख्याता भर्ती या शिक्षक भर्ती की तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि सर जो वर्ग इन परीक्षाओं की तैयारी करता है ना सर, वो कहीं ना कहीं कोई वजह बनाता है और वो परेशानियों से जूझ रहा होता है। और सर मैं हमेशा मानता हूं कि सर भी बोलते हैं कि देखो सपना हर कोई देख लेता है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आपको कोई वजह बनानी पड़ेगी। बिना वजह के कोई काम नहीं होता सर। तैयारी करने जयपुर में लाखों विद्यार्थी आते हैं सर, और लाखों विद्यार्थी घर से भी तैयारी करते हैं शिक्षक भर्तियों की सर, लेकिन सर उनमें वजह बनानी पड़ती है। मैंने वजह बनाई सर, ये आपके एक सिग्नेचर और मेरे पिताजी की वो फोटो जो मैंने लगा रखी है। क्योंकि सर आपने उस दिन मेरे को अच्छी तरह याद है कि आपने कहा था कि सर आपके लिए मोटिवेट विवेकानंद जी हैं जो आपके फोन में लगे हुए होते हैं। नो डाउट सर विवेकानंद जी इस वर्ल्ड की ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं भी लगा था। लेकिन मेरे एक भाई हैं सर विजय, आप भी जानते हो उनको, उन्होंने जब मैं फोटो लगा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप विवेकानंद की लगाओ, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अपने लिए अपने विवेकानंद अपने पिताजी हैं जो अपने लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं और अपने को इस जगह रख रहे हैं या अपने लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो मैंने सर वो विजय के कहने के बाद वो फोटो लगाई सर, पिताजी की नीचे सिग्नेचर लगाए। फिर सर मैंने उसको हमेशा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे रहा सर, वो मेरे पास सर। मैं जब भी सो रहा होता था उसको, और जब भी गलती से वो स्क्रीन भी टच हो जाती थी तो सर मेरे मन में ऐसे आता था कि नहीं थोड़ी देर और करते हैं थोड़ा। हालांकि सर मैं कभी घंटे गिना नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को जब तक संतुष्टि होती थी पढ़ता था। उसके बाद में भी अगर वो स्क्रीन में मैं देख लेता था तो मुझे वापस मैं पढ़ने को मजबूर होता था। बहुत शानदार। जिंदगी में यही चीज है, परेशानियां और कठिनाइयां, मुश्किलों का आना शायद जिंदगी को बदलता है। मैं तो यही मानता हूं और ये बहुत जरूरी है आना। यदि मुश्किलें नहीं आएंगी, लाइफ बहुत आसान चल रही है तो हम बड़ा कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
तो मुश्किलें, परेशानियां, धोखे, साथ नहीं देना, ये सब चीजें मुझे लगता है कि इंसान को बड़ा बनाने के लिए आती हैं। तो लाइफ में इन चीजों से कभी निराश भी नहीं होना, कुछ बड़ा बनना है तो इनका सामना करना पड़ेगा। मुकेश, कॉमर्स विषय को लेकर बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर कैसे अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो आपने इस विषय को कैसे करेक्ट किया? आपने खैर पहले वाले एग्जाम में भी कॉमर्स आपका अच्छा रहा था, इस बार आपने स्पेशली साइकोलॉजी प्लस फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दिया, लेकिन कॉमर्स विषय के बच्चे के लिए क्या एक बेहतर रणनीति हो सकती है? वो किन चीजों को साथ लेके चले ताकि इस विषय में एक अच्छे रैंक के साथ आपकी तरह वो सिलेक्शन ले? तो कॉमर्स विषय के लिए थोड़ा सा बच्चों को आप देखो सर, कॉमर्स विषय के देखो सेकंड पेपर जो होता है विषय का, उसमें सबके 150 क्वेश्चन आने होते हैं सर। अब की बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है सर। पहले 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से या किसी भी सब्जेक्ट से आते थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि सर 130 उन्होंने 130 सब्जेक्ट कर दिए, 20 साइकोलॉजी कर दिए। तो सर सबसे पहले जो मेरे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जो 130 क्वेश्चन है उनका डिवाइडेशन करें कि कौन से पार्ट से कौन से आ रहे हैं। क्योंकि सर हमारे सब्जेक्ट में 3 मोटे मोटे पार्ट हैं, एक अकाउंटेंसी होती है, एक बिजनेस स्टडीज होती है, एक इकोनॉमिक्स होती है। तो सर ये जो 3 मैंने बताए हैं हमारे सिलेबस के मोटे पार्ट हैं जो सिलेक्शन को क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, इनके लगभग 100 क्वेश्चन आ जाने होते हैं सर। तो आपको ये देखना है कि आपको अकाउंट्स के एनालिसिस करो। मैं कुछ मोटा मोटा बता देता हूं कि लास्ट जो 3-4 एग्जामों का ट्रेंड है वो रहा है कि अकाउंटेंसी से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 40 आते हैं और बिजनेस स्टडीज से 40। मतलब इन 3 से मोटा मोटे 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी जो 20-30 हैं उसमें ऑडिट आ गई, कोस्टिंग आ गई, एफएम आ गई, स्टैटिक्स आ गई, ये चीजें बाकी आती है। तो जब वो कॉमर्स के मेरे साथी देख रहे हैं, वो बिल्कुल मैं मानता हूं अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा मैटर की कमी रहती है, लेकिन आप अगर पेपर का एनालिसिस कर लोगे कि कहां से पढ़ना है, पिछले पेपर के ट्रेंड देख लोगे कि जो सर हमेशा बोलते हैं एक बार सिलेबस अच्छे से देखे, ट्रेंड देखें, एक बार खुद एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको एक प्रकार से फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए पिछले एग्जामों के ट्रेंड को देखते हुए आगे की तैयारी करें। और मैटर अपने पास सीमित है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसा कोई मैटर है, आज अच्छे से मैटर आप अगर मार्केट में जाओगे, सर्च करोगे इंडिविजुअली पर सब्जेक्ट का, तो आपको मिल सकता है। बहुत बढ़िया। कॉमर्स के लिए सबसे बड़ी चीज है, कॉमर्स हो या कोई भी विषय हो, आप जब तक खुद एनालिसिस नहीं करोगे, खुद पूरे पाठ्यक्रम का, पिछले एग्जाम के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण नहीं करोगे, तब तक बेहतर नहीं कर पाओगे। इसने मुकेश ने मुझे पूरा दिखाया किसने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे एक एक वीक पॉइंट पे काम किया, और जो वीक पॉइंट थे उनको कैसे उसने दूर किया अगले प्रयास में, कहां मेरे नंबर कम आ रहे हैं, कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, कहां मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। मतलब इसने पूरा एक रजिस्टर बना के और उसमें एक एक पॉइंट पे काम किया है। मैं यही चाहता हूं, सबसे अच्छा तरीका यही है। वास्तव में यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमियों पे वर्क करना पड़ेगा। अपने स्ट्रेंथ जो है उसके बजाय अपनी कमियां क्या हैं उनको दूर करना पड़ेगा, और ये खुद को करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि ये चीज ऐसे करनी। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि चाहे वो कोई टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रश्न पत्रों का एनालिसिस हो, वो खुद करें। इसने बहुत मेहनत की है, मैंने पूरा देखा है, हमारी चर्चा हुई है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा यदि आप इस गति में, इस दिशा में मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी एक बहुत अच्छे रैंक के साथ कॉमर्स विषय में सिलेक्शन ले सकते हैं। और कोई विशेष रूप से कॉमर्स के बच्चों के लिए कुछ बताना चाहिए? विशेष रूप से तो सर यही मैं सबसे मेन मानता हूं सर, एनालिसिस। सही बात है। ठीक है सर, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन किस वे में कर रहे हो सर? क्योंकि एक अपने एक कहावत चलती है कि किसी एक महाशय ने किसी को कहा कि आप एक पेड़ को काटने के लिए अगर आपको 4 घंटे मिलेंगे और एक कुल्हाड़ी होगी तो आप क्या करोगे? तो उस महाशय ने बहुत गजब का आंसर दिया था कि मैं 4 घंटे लगातार उस पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं 3 घंटे केवल उस कुल्हाड़ी की धार बनाऊंगा। इसलिए आप कोई भी, चाहे कॉमर्स का हो या एनी कोई भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करें, एनालिसिस करें। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं ढूंढ पाओगे, सफलता से आप दूर भाग रहे होगे। भले ही आप 18, 20, 22 कितने भी घंटे पढ़ाई कर लो, एक राइट वे में तैयारी करना सर बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक अपने को सर अपनी खुद की कमियां मालूम नहीं होगी, अपन उस पर काम नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस सर सबसे इंपॉर्टेंट है। आज सर फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी, क्रिकेटर खिलाड़ी मानते हैं, मैं मानता हूं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, लेकिन सर उनका अगर कल या आने वाले 1-2 दिन में मैच है तो वो सर उससे पहले भी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि वास्तव में उनको देखा जाए तो भाई क्या जरूरत है उनको करने की, ट्रेंड है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करें। मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब मैं फर्स्ट पेपर के लिए एक टेस्ट सीरीज देता था सर, तो लगभग हम 3000 बच्चे टेस्ट देते थे। उसमें सर मैंने देखा कि पहला जो टेस्ट आया उसमें मैंने टेस्ट दिया तो मेरी रैंक आई 392। फिर सर मैंने देखा कि हो क्या रहा है, जबकि मेरी पहले पेपर में तैयारियां अच्छी हो गई थी, जैसे मैंने एनालिसिस आपको अभी दिखाया। 392 से सर जब लास्ट में 6, 7, 8 नंबर तक आया तो मेरी रैंक सर 20 तक आ चुकी थी।
क्योंकि सर जब मैं ये देख रहा था कि कमियों पे काम करेंगे तभी वो रैंक इंप्रूव हो रही थी सर। इसलिए सर अपन खुद, मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस करो, खुद की कमियां ढूंढो, फिर आगे की आप सोचो। सबसे बड़ी बात इनकी बात में आपको सार निहितार्थ यही माननी है कि चाहे विषय वस्तु कम हो लेकिन कितनी बिल्कुल। प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी अपनी कमियों को हर बार दूर कर सकते हैं। यदि ये रणनीति आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है किसी विषय में बहुत अच्छी रैंक के साथ बिल्कुल। आप चयन हो सकते हैं। आपने सब्जेक्ट के लिए भी कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की थी? सर सब्जेक्ट के लिए सर मैं सर ऑफलाइन, पिछली बार चूंकि मैं अंतिम सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उस समय सर मैंने कोचिंग ले ली थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि सर मैं नहीं जा पाया, लेकिन हमारे एक सर है भवानी सर, जी जी। उनकी मैंने एक सर ऑनलाइन कोर्स ले लिया, जहाँ क्योंकि मुझे पर्टिकुलर हर पार्ट तो पढ़ना नहीं था। सही बात। ऑफलाइन मेरे को, मैं समझ रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा खराब होता, क्योंकि लगभग मेरा मैटर तैयार था, लेकिन कुछ जगह जो कमियां थी उसके लिए मैंने भवानी सर का कबीरा एजुकेशन के नाम से आता है वो कोर्स ले लिया। दूसरी सर सबसे मेन जो सफलता रही, उन्होंने एक बुक निकाली थी सर कबीरा एजुकेशन की, तो सर वो मैंने बुक 5 बार पढ़ी। वो मेरे को अच्छी तरह याद है कि 8 जुलाई 2022 को, जब वो मैं बता रहा हूं कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपके बाद और पिताजी के बाद कोई है तो मेरा भाई विजय है। विजय ने मेरे को एक सर किताब ला के दी 8 जुलाई 2020 को। चूंकि सर ये डेटें इसलिए याद होती हैं कि जब आप कोई चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो हर कोई चीज आपके जहन में बैठ जाती है। 8 जुलाई को एएसओ का एग्जाम दे के आ रहा था, उन्होंने मेरे को सर उत्कर्ष की बुक लेके आया था सर। उस समय उत्कर्ष से प्रिंट पब्लिश्ड होती थी, अब वो दूसरी, तो वो बुक सर 8 जुलाई को लाके उसने दी मेरे को। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में तो एग्जाम हो गया था। उसके बाद वो जिस दिन बुक लाई, मैंने तुरंत पता लग जाता है कि हाँ ये मैटर कैसा है, कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। वो बुक मैंने उस दिन से पढ़ना शुरू किया और लगभग 5 बार उस पुस्तक का मैंने अच्छे से अध्ययन कर दिया सर। चूंकि वो विषय सामग्री अच्छी थी इसलिए मैंने उसका अच्छे से अध्ययन किया, तो सर वो मेरी सफलता में उसका भी बहुत बड़ा योगदान था सर। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि टर्निंग पॉइंट साबित हो जाते हैं। बिल्कुल सर, वो टर्निंग पॉइंट था सर, क्योंकि उसमें मैटर था ना, वो बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया था सर। बहुत शानदार। तो यही चीजें हैं मुकेश। अंतिम रूप से एक मैसेज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि बच्चे बहुत जल्दी निराश और तनाव में आ जाते हैं आजकल। मेरे पास इतने लाखों बच्चों के मैसेज आ जाते हैं। तो ये आज के समय बच्चा बहुत जल्दी से हर चीज चाहता है और जब वो चीज नहीं मिलती है तो बड़ा तनाव में, डिप्रेशन में आ जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम रूप से बच्चों को कि क्या, कैसे, क्या करें? देखो, मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि सर आप बैठे हैं मेरे सामने, आप खुद सहायक आचार्य हैं। ऐसा नहीं है कि सहायक आचार्य बनने के बाद या आईएएस बनने के बाद या आईपीएस बनने के बाद मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नहीं, वो तो कभी जीवन में चैलेंजेस चलते रहेंगे सर। चलते रहेंगे। जब आप क्यों नहीं इन जिंदगी में इस बेरोजगारी में उलझ ही गए हो जलेबी की तरह, तो फिर क्यों ना चाशनी में डूब के इसका मजा लिया जाए। इसलिए आप तैयारी करो अच्छे से, कुछ ही नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं अंतिम रूप से यही कहूंगा कि आप खुद को जानो एक बार। और सर क्लास में आप बोलते थे, एक गूजबम वाली बात बोलते सर आप, कि आपके वाइब्रेशन आने लग जाएंगे जब आप सफलता के करीब होगे। वास्तव में सर मैंने वो चीज महसूस की है। जब मैं वहां क्लास में भी बैठा होता था आपके सामने, तो मैं जो ये आज इंटरव्यू हो रहा है ना, इसकी कल्पना मैं मई में ही कर चुका था सर। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी। बिल्कुल सर, वो एक इमेज बनती है सर, अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन बनता है कि मैं, सर मेरे से क्या पूछेंगे और मैं क्या बोलूंगा। ये सर मैंने रियलिटी ये चीज उस समय मई 2022 में ही सोच ली थी। क्योंकि सर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, दूसरे आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस करते हैं वो मैटर नहीं करता सर, आप खुद पे क्या कॉन्फिडेंस रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज, ये आज जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है सर, इसकी कल्पना 2022 में ही हो चुकी थी। इसलिए आप हिम्मत नहीं हारे, कोई प्रयास आपके लिए अंतिम नहीं होता है। अगर किसी परीक्षा में आपको असफलता लग जाती है तो वो आपका जीवन निर्धारण नहीं करेगी। उस असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, आगे देखें कि इससे बेटर क्या कर सकते हैं। जीवन बहुत खुशहाल होने वाला है। केवल शिक्षक सफलता मात्र ही सब कुछ नहीं है। अगर आप इसमें नहीं कर पाते तो और भी जीवन में सर बहुत से क्षेत्र हैं। इसलिए जो विद्यार्थी अगर कोई असफल हो जाते हैं तो उनको निराश होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह है कि बड़ी शिद्दत से तैयारी करो, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी सर। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सभी शक्तियां अपने अंदर हैं। हम चाहे तो कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए निराश नहीं हो, केवल अपना कर्तव्य कर्म करते रहे। बहुत अच्छा बोला मुकेश ने। ये ऑफलाइन क्लासेस की मेरी हमेशा बात होती है और मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जो तुम सोचोगे वो होगा। बिल्कुल तो होगा। विजुअलाइजेशन मेरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आजकल तो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को मैं क्लास शुरू आपके समय तो नहीं करवाता था, बट आजकल मैं ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को क्लास शुरू होने से पहले 2 या 2.5 मिनट यही प्रोसेस करवाता हूँ कि विजुअलाइजेशन करना है। जिंदगी में जो बनना चाहते हो वो देखना प्रारंभ कर दो। और ये बहुत गजब की टेक्निक है, साइकोलॉजिकल याद रखना, हमारी लाइफ को बदलती है। हम जो सोचेंगे वो होगा, याद रखना। तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, अपने आप को जानिए और वो देखना शुरू कर दीजिए जो बनना चाहते हैं।
तो मुकेश के आज इस इंटरव्यू से मुझे लगता है कि आप लोगों को एक नया मोटिवेशन, एक नई ऊर्जा मिलेगी, और कॉमर्स विषय को लेकर आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपका अन्य सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं मुकेश के माध्यम से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसके लायक जो कुछ भी होगा वो सब आपको मार्गदर्शन जितना पॉसिबल हो पाएगा वो मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई मुकेश तुम्हें इस स्वर्णिम सफलता के लिए। उम्मीद करता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप इसी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे बिल्कुल और सर। दोबारा से मेरे पास इंटरव्यू। बिल्कुल सर, जरूर जरूर सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद।